Hello friends, my name is Karishma Sandhanshe. I am from final year BPharm and I am qualified GPAT exam in year 2020. Dear juniors, जैसे आपने अलग अलग वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि जीपैट क्या है, कैसे होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने होते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है। तो मैं आज आपसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने लिया है जीपैट को देते वक्त। तो मैं इन चीज़ों पे गौर करूंगी कि कौन सी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती है जब हम स्टडी करते हैं। फ़िलहाल मैं ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम कैसी है, क्या है, क्योंकि वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। पर जो एक्सपीरियंस है वो शायद मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको शायद हेल्प करेगा। तो मैं वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि प्रिपरेशन करते वक्त माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है और जो जीपैट पे फ़र्क डाल सकती है। तो ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमारी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट मैं नेगेटिविटी के बारे में बोलूँगी। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब ऑर्डिनरीली पास होते हैं। उनको लगता है कि ये जीपैट तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी है, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। कोई भी दे सकता है, सिर्फ आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर हो। आपको अगर आप टॉपर हो तो ही जीपैट क्वालिफाइड होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके बेसिक क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, तो भी आप जीपैट क्वालिफाइड हो सकते हो। दूसरे बात पर गौर करूँगी वो है कि ओवर थिंकिंग। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जीपैट का फॉर्म भर देते हैं और मतलब सीरियसली भर देते हैं और सोचते हैं कि अभी फॉर्म तो भर दिया है, पढ़ाई करूँगी। फिर वो पढ़ाई भी करते हैं और 1-2 दिन, 4-5 दिन ऐसे मतलब 15-20 दिन तक वो पढ़ाई करते हैं। फिर बाद में उनकी पढ़ाई मतलब वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ध्यान रखिए कि ओवर थिंकिंग आपको मतलब आपकी एग्ज़ाम तो क्रैक नहीं होगी ओवर थिंकिंग से, पर एक होगा जो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है। और जो मतलब बेसिक्स है, अगर आप उसको समझोगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको कोई रॉकेट साइंस पता होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सिलेबस ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी माने तो थर्ड और फोर्थ ईयर का कंपेयर करें तो 100% में से जो 40% रहता है वो थर्ड ईयर का होता है और जो 60% होता है तो फाइनल ईयर का रहता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम क्रैकिंग ट्रिक बताऊंगी। पहले तो आपको सिलेबस देखना है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सिलेबस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा पढ़ेंगे कैसे। कोई नहीं, हो जाता है। सिर्फ अपने सिलेबस के बारे में सोचोगे तो वो समंदर की तरह है और समंदर में तो बहुत सारी मछलियाँ होती है और ये जीपैट में आने वाले क्वेश्चंस ये मछलियों की तरह होते हैं, कोई भी मछली आ सकती है। जीपैट को बता सकते हैं कि वो एक क्वालिटी एग्ज़ाम है। उसमें आने वाली जो मछलियाँ हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक क्वालिटी की है, जिसे हम गोल्ड फिश कह सकते हैं, जिन्हें आपको पकड़ना है। ये इन गोल्ड फिश को आपको पकड़ना है। इसके लिए कोई ज़्यादातर जानकारी
की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे समंदर पता होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आता होगा। मेरा मतलब ये है कि आपको पूरा सिलेबस पता हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि मछलियाँ कहाँ ज़्यादा है और उन्हें पकड़ना कैसे है। मतलब आपको ये जानना है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आ सकते हैं और हम उन्हें कैसे स्टडी करें। अब इसको एक्सप्लेन करूँ तो एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। अगर मैं टैबलेट चैप्टर लेती हूँ तो उसमें बाइंडिंग एजेंट से लेकर पंचिंग मशीन तक सब है, और लैकमैन लोगे तो 2 दिन तो लग जाएंगे पढ़ने में पूरा टैबलेट चैप्टर। सो मेरा ये मानना है कि ये कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, इट्स एमसीक्यू टाइप। सो स्पेसिफिक थिंग जो है, जैसे कि चार्ट्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, कुछ रेंजेस होती है स्पेसिफिक होती है, उन्हीं पर ध्यान दें एंड डोंट गो इन डीप। आपको मछलियाँ पकड़नी है, समंदर के तल में जाकर नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ इतना ज्ञान होना ज़रूरी है कि मछलियाँ की तादाद कहाँ ज़्यादा है और मुझे उन्हें कैसे पकड़ना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो जीपैट के कोई भी रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, तो रेफर दोज बुक्स ओनली, दैट आर सफिशिएंट, आई कैन से मोर दैन सफिशिएंट टू क्रैक जीपैट एग्ज़ाम। मैं सलाह दूंगी कि जो आप रेगुलर बुक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, टेक्समैक हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेंजेस या फिर जो वैल्यूज़ है वो मत पढ़ो, पर वो जो कॉन्सेप्ट दी हुई है वो ज़्यादा समझो, क्योंकि बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आंसर पता भी नहीं होगा तो भी आप बेसिक लगाकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बुक्स के बारे में बोलूँगी तो जीपैट की जो बुक्स है वो ली तो हर चैप्टर के नोट्स दिए हुए होते हैं, और ये जो होते हैं वो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वही रेफ़र करें। बुक्स रीड करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मैं सलाह दूंगी आपको, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, और हमको बाकी के ऑप्शंस की आदत हो जाती है। हम देखते हैं कि अगर इसका आंसर ये है तो ये बाकी के ऑप्शंस का आंसर क्या हो सकता है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, हम उस पर गौर करते हैं। और जब हम आंसर की तरफ जाते हैं, आंसर देखने जाते हैं किसी क्वेश्चन का, तो उसके बारे में बहुत सी जानकारी दी होती है जो कि एक थ्योरी की तरह होती है। तो इसके लिए आपको वो टॉपिक की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और एक बात जो कहूँगी, शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स निकालनी होंगी, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मदद करती है। क्योंकि आप रीड करेंगे तो वो इतना याद नहीं रहता, पर जब आप कुछ लिखते हो तो ज़्यादा याद रहता है। अगर आप भूल भी गए हो ना तो लिखी हुई मेमोरी याद आ जाती है। क्लासेस का बहुत क्वेश्चन होता है, लड़कियां कंफ्यूज होती है कि लगाए ना लगाए, क्या करें। क्लासेस के बारे में बोलना चाहती हूँ कि फॉर बीइंग इन फ्लो क्लासेस ज़रूरी है। वहाँ आपको आपकी असली लेवल पता चलती है, आपको क्या पता है क्या नहीं, दूसरों को क्या पता है, दूसरों की लेवल क्या है, सब ये पता चलता है। पर अगर आप क्लास नहीं भी लगाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ही क्लासमेट है
अश्विनी है उसका नाम, उसने क्लास नहीं लगाया था पर वो जीपैट क्वालिफाइड है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बाकी को ज़्यादा पता होगा एंड ऑल, बट एक कहना चाहूँगी कि एवरीवन हैज़ नो, मतलब सबको पता होता है कि कैसे करना है पर हम कर नहीं पाते। सबके पास स्किल होता है मछली पकड़ने का, मतलब पढ़ाई करने का, ठीक है। तो एवरीवन हैज़ स्किल टू कॉट द फिश, पर फ़र्क यहाँ पड़ता है कि आप उसे इम्प्रूव कैसे करें। अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस और आप उनका जो जवाब दोगे उसकी जो सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी बताएंगे या फिर एक्यूरेसी बताएंगे वो ज़्यादा होगी, जिससे आपकी रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो मैंने क्लास लगाया था, पर होता कुछ ऐसा था कि क्लासेस संडे टू संडे होती थी और बीच में वीकली कॉलेज, सो मैं रिपीट नहीं कर पाती थी जो कि संडे को हुआ था। और होता ऐसे था कि मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी और इस संडे का अगले संडे भूल जाती थी सब कुछ। कई बार आप जीपैट की स्टडी कर नहीं पाते, रेगुलर एग्ज़ाम एंड ऑल के चक्कर में सेशनल्स होती है हमारी। नेगेटिव थिंकिंग तो जैसे हम लेके घूमते हैं। मेरा यह मानना है कि जीपैट क्रैक करने के लिए आपको 1 मंथ भी काफ़ी है। अगर आप फुल फोकस भी करें ना, 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ फुल फोकस ऑन जीपैट, तो भी आप क्रैक कर सकते हो। मैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंस बताऊँ तो नवंबर का महीना था और मैं सीरियस नहीं थी, मतलब मैंने ऐसे क्लास कर रही थी मैं, नवंबर तक मैं ऐसे ही करना है हो जाएगा ऐसे थी, ज़्यादा सीरियस नहीं थी। तो ऐसे नवंबर तक गया और जनवरी में एग्ज़ाम थी। दिसंबर में फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर्स के, पर कुछ मेंटल एक्सीडेंट की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। वो ऐसा टाइप था डिप्रेशन का जहाँ इंसान मतलब नॉर्मल तो होता है पर उसकी थिंकिंग एबिलिटी और जो रिकग्निशन पावर रहती है वो भूल जाते हो, वो सब याद नहीं आता, कुछ पढ़े भी तो याद नहीं आता। और इसकी वजह से हुआ ऐसा कि मैं अपने कुछ पेपर्स नहीं दे पाई सेमेस्टर्स के। इवन आई फॉरगॉट ऑल द लेक्चर्स एंड क्लासेस जो भी मैंने की थी। मेमोरी 0% हो गई थी एंड 3 सब्जेक्ट बैक भी हो गए थे क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी। बट उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट ली, आई रिकवर्ड माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड अगेन फॉर जीपैट। सब फ्रेश स्टार्ट किया पर भूल रही थी, मतलब सब कुछ, क्योंकि सीरोटोनिन कम हो गया था ना, कि वो एक डिप्रेशन की स्थिति होती है जिसमें सीरोटोनिन कम होने की वजह से आप सब कुछ भूल जाते हो। तो मैं पढ़ तो रही थी पर याद कुछ नहीं था, कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ती रही, वो इवापोरेट होता रहा, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। I covered the short book of Mission GPAT only this month, मीन्स दिसंबर के महीने में और जनवरी के 15 तारीख तक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पूरा बुक, जैसे कि वो क्या था इनामदार,
वो लेके बैठूँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं था. So remember one thing, caught one fish at a time, read one book at a time. मैंने भी वही किया. मेरे पास बुक्स तो बहुत थी, पर मुझे पता था कि टाइम नहीं है, तो मैंने एक ही बुक पे फोकस किया. हम क्या करते हैं कि हाँ जीपैक की स्टडी है भाई, बहुत बुक्स चाहिए, हम पूरा लाइब्रेरी लेके जाते हैं घर पे. होता कुछ ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ देखते, एक क्वेश्चन वहाँ देखते, एक क्वेश्चन किसी और बुक में. ऐसा मत करो. कोई भी कंसेप्ट एक ही बुक से पढ़ो. इतना ही कहूँगी कि एट अ टाइम एक बुक पे फोकस करो. और मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियों का ये फेज़ आता है कि वो जीपैट के लिए सीरियस होती है, पर टाइम निकल जाता है, नहीं कर पाती स्टडी. नवंबर तक, दिसंबर तक नहीं कर पाती. मेरा ये मानना है कि आप आखिरी वक्त तक लड़ो. एग्ज़ाम के पहले 15 दिन भी बहुत है पास होने के लिए. ये मेरा एक्सपीरियंस है. इसलिए कभी भी रुकना नहीं, करते रहिए स्टडी. अभी से स्टार्ट करोगे तो शायद बहुत अच्छी रैंक आएगी, और अच्छी रैंक मतलब अच्छा कॉलेज, और अच्छा कॉलेज मतलब अच्छी ज़िंदगी. ज़िंदगी इन द मीन्स इन द सेंस ऑफ वेल्थ, पैसे ज़्यादा मिलेंगे. ओके, लास्टली मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे हेल्प की. मैं यूज़ करती थी नोट्स जो कि भंडारे मैम देती थी कोलॉजी की. कोटाडे सर का लेक्चर जो होता था उसमें रनी नोट्स निकालती थी जी, इसने मुझे बहुत हेल्प की. एंड एनालिसिस के धामक सर, ओसी के भोर सर, सब ने मदद की. कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मतलब आखिरी तक ये पूछना नहीं छोड़ा कि हम स्टडी कर रहे हैं कि नहीं. डोड़स सर और धामक सर जो कि हमेशा कॉन्शियस रहे हमारे एग्ज़ाम के बारे में, उनको मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ. थैंक्स टू प्रिंसिपल मैडम जिन्होंने हमको लाइब्रेरी अवेलेबल करके दी, क्योंकि ज़रूरी भी था. लास्ट के वक्त में पढ़ाई करना ज़रूरी था, तो उन्होंने हमको लाइब्रेरी अवेलेबल करके दी थी. सो थैंक यू ऑल.